स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं UPSC CSE स्टडी IQ के इस चैनल पर। और आप सभी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर ही रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम हर मंथ में जो योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन होती है उसका एनालिसिस करते हैं। तो अभी हमने जस्ट जो अक्टूबर मंथ की जो योजना मैगजीन है उसका बहुत ही बेहतरीन क्या किया था, एनालिसिस किया था, जिसमें हमने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में क्या किया था, डिस्कशन किया था। अब आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं ये और भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, जो बात कर रहा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। देखिए, इस समय चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, हर किसी की लाइफ में एक बेहतर हेल्थ होना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ में एक क्या कहते हैं सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलना, न्यूट्रिशन का इनटेक होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्योंकि ये रूरल एरिया से रिलेटेड यानी कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये मैगजीन है, तो यहाँ पर जिक्र किया जाएगा कि कैसे हमारे जो पुराने बिलीफ कल्चर, इवन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नुस्खे हुआ करते थे जहां पर उनमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा क्या किया ध्यान दिया जाता था। इवन आप अगर देखेंगे कई सारे फेस्टिवल्स हैं उसमें बाकायदा कुछ ऐसे में चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो न्यूट्रिशन इनटेक में हेल्प करते हैं। आप अगर देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर अपने कुछ ना कुछ लोकल डिशेस फेमस होती हैं और उन डिशेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सफिशिएंट न्यूट्रिशन कैसे लोगों को दिया जा सके। तो बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और किसी एक ऐसे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको उस बैच को ज्वाइन करने के बाद में आपको कहीं ना जाना पड़े, कंप्लीट सॉल्यूशन वो रहे, कंप्लीट बैच आपका रहे, तो आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारा 2026 के लिए है। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक 2027 के लिए बैच अवेलेबल है, तो आप इन दोनों बैचेस में से किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कंप्लीट बैच रहेंगे हमारे, जिसमें आपको GS पूरा कंप्लीट लाइव पढ़ाया जाएगा। साथ में ही इसमें टेस्ट सीरीज, आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज इसी में ही इंक्लूडेड है। आप देखेंगे 1-to-1 मेंटोरशिप, वो भी इंक्लूडेड है। आप यहाँ पर अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मेंटोरशिप के साथ साथ में इसी बैच में हमने 18 बुक्स का सेट भी इंक्लूड किया है, CSAT की क्लासेस भी इंक्लूड करी हैं, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है, मेंस का क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है। तो ये सब कुछ इस बैच में इंक्लूडेड है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है हमारा और ये 2026 के लिए है। फिर 2027 के लिए दूसरा बैच है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड ज्वाइन करना होगा, वो कोड है हमारा PRT लाइव। ऐसी जो 2027 के लिए है उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप PRT लाइव कोड ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रोल ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस जो नॉलेज है माल न्यूट्रिशन को फाइट करने में, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, जब हम अपने बुजुर्गों से बात करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि कुछ ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो माल न्यूट्रिशन को फाइट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो डीपली हमारे रूरल कल्चर के अंदर में क्या है, इंटीग्रेटेड है। एग्रीकल्चर सिस्टम उसके हिसाब से चलता है और वैसे ही डाइटरी प्रैक्टिसेस भी होती हैं। आप देखेंगे कई जगह पर दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो कई जगह पर दही से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें खाई जाती हैं, कई जगह पर मिलेट्स ज़्यादा खाए जाते हैं, कहीं जगह पर चावल ज़्यादा। तो ये एक मतलब आप समझिए ना, वहाँ पर एनवायरनमेंट, साथ में वहाँ पर किस किस चीज़ की खेती होती थी उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो दिस सिस्टम ऑफर टाइम टेस्टेड लोकली अडेप्टेड। ऐसा नहीं है ना कि हो सकता है कोई चीज़ गर्म जो एरिया है वहाँ के लिए अच्छी हो तो वो आपके ठंडे एरिया के लिए भी अच्छी हो, नहीं, हर किसी का अपना अपना क्या है ऑब्जेक्टिव होता है खाने का। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे इंडिया के जो रूरल रीजन है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे पास में खजाना है, जिसको अगर हम टैप करेंगे तो भारत की जो बहुत बड़ी एक परेशानी है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की, उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे हमारी डाइट्स क्या हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, फूड सिस्टम बाकायदा शिफ्ट होता जा रहा है। तो अब दोबारा से फोकस शुरू हुआ, यानी कि रिन्यू होना शुरू हुआ है
ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर में, क्योंकि यही क्या कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे रूरल वुमेन कम्युनिटीज सपोर्ट हेल्थ थ्रू बैलेंस डाइट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इवन क्लाइमेट रिसिलेंट फूड प्रोडक्शन की। आपको ध्यान होगा एक समय ऐसा था कि मिलेट्स के ऊपर में कोई बात ही नहीं कर रहा था, रागी, ज्वार, बाजरा। तो अब धीरे धीरे करके क्या हुआ है, अब लोग इतना ज़्यादा अवेयर होने शुरू हुए कि अपनी डाइट के अंदर में मिलेट्स को ऐड करने लग गए। तो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको आप मॉडर्न इंटरवेंशन के साथ में अगर इंटीग्रेट कर देंगे और गवर्नमेंट स्कीम के साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये जो रूरल इंडिया की फूड सिक्योरिटी उसको तो इंश्योर करेगा ही, साथ में पब्लिक हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा और कल्चरल हेरिटेज को तो प्रिजर्व करेगा ही। तो सबसे पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो क्योंकि डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो हमारी जो न्यूट्रिशनल इनटेक है वो बहुत डाइवर्स है। तो ट्रेडिशनल डाइट अक्रॉस रूरल इंडिया टिपिकली इंक्लूड लोकली सोर्स फूड जैसे मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वाइल्ड ग्रीन्स, ये सब चीज़ें रहती थी। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना इस आज के सेशन में एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र में रागी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रागी और ज्वार का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें हाई कैल्शियम होता है, आयरन होता है, अगर फाइबर कंटेंट देखिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि माल न्यूट्रिशन को फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, खासतौर पे बच्चों और महिलाओं के लिए। ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे इंडिजिनस फूड्स के अंदर में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप देखेंगे जैसे ओडिशा के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आयरन रिच लीफी ग्रीन्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे अमरंथ, ड्रमस्टिक लीव्स, ये क्या करते हैं, एनीमिया को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब आपको पता है एनीमिया जो ट्राइबल बेल्ट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज ये रही कि इसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो एनीमिया में क्या कर सकता है, फाइट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे जैसे कई जगह पर विटामिन मिनरल्स में जो रिच होते हैं उनको, पौधों को, उन पत्तियों को कंज्यूम किया जाता है। ऐसे आप देखेंगे कई सारे रीजन में जहाँ पर ये नज़र आता है कि भाई आने वाले समय में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट उस तरीके से नहीं रहेगा, तो वहाँ पर क्लाइमेट रिसेलिएंट जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जा रहा है और उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे देखेंगे ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर मेथड है वो रिसिलिएंट है। फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर करने की बात करते ही करते हैं, और खास तौर पे याद रखिए फूड सिक्योरिटी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। एनवायरमेंटल अगर फ्लक्चुएशन हो तो हो, लेकिन जैसे इंटर क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ, ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज ही तो है ना, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, सॉइल फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जो ट्राइबल रीजन है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग के ऊपर में, एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे स्टेबल फूड सप्लाई भी रहे, साथ में क्रॉप फेलियर्स को भी बचाया जा सके, और साथ में ही पूरे साल फूड की अवेलेबिलिटी रहे। आप देखेंगे जैसे मिलेट हो गया, पल्सेस हो गया, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है, यानी कि सूखा अगर पड़े या बारिश कम हो वहां पर भी उग सकते हैं, बहुत कम इनमें इनपुट चाहिए। तो ये आइडियल हो जाता है उन रीजन के लिए जहां पर पानी की स्कार्सिटी है। जैसे राजस्थान में देखेंगे तो वहां पर बाजरा सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि वहां की जो एरिड कंडीशन है। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स व्हेन अदर क्रॉप्स मे नॉट सर्वाइव। साथ में क्या कर रहा है, ये फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहा है। देखिए ना, ये जो क्रॉप्स हैं ये फूड सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ में न्यूट्रिशनल क्वालिटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल जो फूड हैं उनको हम कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ में टाई कर देते हैं, फेस्टिवल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे उनका जो एक्सेप्टेंस है और इंटीग्रेशन है वो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं बना रहे, जिससे उनका रेलेवेंस भी क्या है, बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल केरल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हल्दी और जिंजर को यूज किया जाता है डिशेस फॉर देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। तो ये चीजें काफी मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं। द ऑनगोइंग प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल डाइट्स एंड फूड सिस्टम वो हेल्प करता है किसमें, इंडिजिनस नॉलेज को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इवन आप देखेंगे जो फूड को प्रिपेयर करना, प्रिजर्व करना और उसमें कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, ये भी हमें हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से पता चलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लीजिए, वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन टेक्निक को यूज करते हैं, बैम्बू शूट्स एंड फिश का यूज करते हैं, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बढ़ती है, साथ में दोस्तों जो गट हेल्थ है वो भी बढ़ती है और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये पॉइंट तो आप जरूर कनेक्ट करेंगे कि जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज हैं
उनका मेन ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी पर बहुत फोकस हुआ करता था कि हम ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे गांवों में होता था कि बीज को बचाना है, सीड सेविंग, कि आपको बीज खरीदने नहीं है कहीं से, अलग अलग वैरायटी के बीज अपने पास में ही क्या करते थे फार्मर्स बचा कर, जिससे एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर किया जा सके। तमिलनाडु में देखा जाए तो कम्युनिटीज अभी भी राइस की जो वैरायटीज हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, दैट आर मोर न्यूट्रिशियस एंड बेटर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस। जो हाई यील्ड क्रॉप होती हैं, कमर्शियल क्रॉप होती है, उनसे ज्यादा क्या करते हैं, आपको वहां पर न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलेगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी क्या करना, प्रिजर्व करना हो गया, फूड सिक्योरिटी का भी हो गया, और साथ में क्या हो गया, ये आपके जो इनपुट कॉस्ट है उसको भी कम करना हो गया। तो जो पुराने के समय की जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट को भी कम करती थी। जो इंडिजिनस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी जिसमें ऑर्गेनिक इनपुट का यूज करना, ये सबसे बड़ी एक चीज हुआ करती थी। आप देखेंगे जब जानवरों को पाला जाता था तो उनके जो वेस्ट है उसका काफी ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन आज के समय में नहीं, आजकल केमिकल ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन उस समय पर मिनिमम केमिकल का यूज हुआ करता था। सॉइल हेल्थ के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जो कि फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल ये सिक्किम प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम, जिसके कारण में क्या है, लैंड को ये समय मिल जाता है कि वो रीजनरेट कर सके और मेंटेन कर सके सॉइल फर्टिलिटी को, जो लॉन्ग टर्म में क्या है, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करे। अब अगर इतनी सारी हम ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो महिलाएं हैं वो इसमें कस्टोडियन का काम करती हैं। ये तो आपने देखा होगा अपने परिवार में भी, आप जब जाते हैं तो ज्यादातर जो जिम्मेदारी है कि भाई कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, रिचुअल्स, इंफॉर्मेशन, इन सब चीज की जो नॉलेज होती है वो महिलाओं के पास में ही होती है। तो विमेन आर प्राइमरी कस्टोडियंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, खास तौर से फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो कि इसलिए वो सेंट्रल हैं, जहां पर आप उनके ऊपर में अगर आप फोकस करते हैं तो एक फैमिली के अंदर में, घर के अंदर में जो न्यूट्रिशन इनटेक है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। राजस्थान में देखा जाए जैसे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए जिससे वो अपने किचन गार्डन्स बना सके। अब किचन गार्डन अगर वो बनाएंगे तो वो अपने फैमिली के लिए हेल्दी, न्यूट्रिशियस जो क्रॉप्स हैं उनको उगाने की कोशिश करेंगे, वेजिटेबल्स को उगाने की कोशिश करेंगे, हर्ब्स को उगाने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको वो अपनी रसोई में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसने अल्टीमेटली क्या किया, हेल्प किया किसके अंदर में, फैमिली न्यूट्रिशन को इंक्रीज करने में। एक और चीज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो महिलाओं की जो मैटरनल जो हेल्थ है, प्रेगनेंसी के समय पर बच्चे की जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे प्रेगनेंसी के समय जब बच्चा दूध पीता है उस समय पर, और अर्ली चाइल्डहुड के समय पर क्या है, आपके ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज ने बहुत, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर डिलीवरी के बाद में सीसम के सीड और जैगरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो मैटरनल रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और लैक्टेशन को भी क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, जो कि बेटर हेल्थ आउटकम प्रोवाइड करता है मदर के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज हमारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं किसके अंदर में, माल न्यूट्रिशन को फाइट करने में। लेकिन ऐसा है नहीं कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज हमेशा रहेंगी, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज का इरोजन हो रहा है। धीरे धीरे लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड की तरफ में, जिसके कारण में इंडिजिनस फूड प्रैक्टिसेस का डिक्लाइन हो रहा है। दिस इरोजन ऑफ नॉलेज इज सिग्निफिकेंट एज यंगर जनरेशन इंक्रीजिंगली मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल डाइट्स। जो ट्रेडिशनल डाइट्स है उससे हम धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, जिसके कारण में आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन और जो लाइफस्टाइल के डिसीज हैं वो बढ़ रही हैं। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, जैसे कर्नाटका में रीइंट्रोड्यूस किया गया मिलेट को स्कूल मील्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, जिससे आप इस ट्रेंड को क्या कर सकें, रिवर्स कर सकें। अब जो ये ट्रेडिशनल जो इंडिजिनस क्रॉप है, इसमें एक और बहुत बड़ा बैरियर आता है, वो कौन सा, मार्केट का एक्सेस, इकोनॉमिक बैरियर। क्योंकि जो ट्रेडिशनल या इंडिजिनस क्रॉप के फार्मर हैं उनको मार्केट ही नहीं मिलती है, उनको डिमांड ही नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिलेट्स है, अब मिलेट्स की हम खेती की तो बात करते हैं कि फार्मर खेती करे, लेकिन फार्मर को तो बेनिफिट तभी होगा ना जब उनसे कोई मिलेट्स को खरीदेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल किसका आ जाता है, फिर गवर्नमेंट का आ जाता है, जहां पर मिलेट्स जैसे इंटीग्रेट किया जाए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में।
जो क्या करेगा, फार्मर की इनकम को तो इंक्रीज करेगा, साथ में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सफिशिएंट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। एक और आजकल सोशल मीडिया पर चलता है ट्रेडिशनल फूड से रिलेटेड कि एक परसेप्शन बना दिया गया, एक स्टिग्मा उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। इन सम रीजन्स ट्रेडिशनल फूड आर लुक्ड एज अ स्टिग्मा कि ये गरीब इंसान का फूड है, पुअर मैन्स फूड। तो ऐसे पब्लिक हेल्थ कैंपेन, सेलिब्रिटी के द्वारा एंडोर्समेंट, पोषण अभियान इनिशिएटिव, ये क्या करेगा, ये परसेप्शन को शिफ्ट करेगा। एंड क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चैलेंज, क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस थ्रेट है ट्रेडिशनल क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, तो उसमें मिलेट मिशन हो गया, ये क्लाइमेट रीसेलेंट क्रॉप से रिलेटेड हो गया, ये क्या करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर रिफॉर्म्स फॉर इंडियाज हेल्थ सिस्टम। फ्यूचर के कौन से रिफॉर्म्स जो कि अन्वय इंडिया के हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर अभी देखें भारत के हेल्थ केयर को, तो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर इस समय पर धीरे धीरे प्रोग्रेस देख रहा है, जहां पर 500 मिलियन बेनिफिशियरीज हमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे 1,73,000 1,73,000 आयुष्मान मंदिर स्टैब्लिश किए गए। मेडिकल एजुकेशन की सीट्स लगातार इंक्रीज हो रही हैं। एंड कहा जा रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कि 2014 में 63% था, वो 39% आ गया। स्टिल ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जिस प्रकार की हम पॉपुलेशन को देखते हैं, उसके अंदर में दोस्तों 39% होना अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अभी भी अगर इतने सारे बढ़िया बढ़िया मैट्रिक्स अगर आप देख लें, उसमें भी हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्या कर रहे हैं पीछे। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 71 ईयर्स, चाइना में 77 ईयर्स है, जापान में 84 ईयर्स है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर देखा जाए तो 1000 लाइव बर्थ पर 28 है। यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जीवित पैदा हो रहे हैं, उनमें 1000 बच्चों में 28 बच्चों की क्या है, जान चली जा रही है। ये नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी हमें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो हेल्थ रिफॉर्म्स हमें करने हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, पैसा। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने के कारण में हम कंसिस्टेंट फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर में, जिसके कारण में हेल्थ केयर जो सपोर्ट है रीजन टू रीजन अनइवन है। कुछ स्टेट्स में तो फिर भी बेहतर है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, कई सारे रूरल एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, जैसे हॉस्पिटल क्लिनिक्स ही नहीं है, जहां पर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है ब्यूरोक्रेटिक एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। इतने कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोसेस हैं, इतने कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि क्या में इतना रेड टेपिज्म है, जिसके कारण में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है हेल्थ रिफॉर्म से रिलेटेड। आप अगर देखेंगे तो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि वर्क फोर्स की शॉर्टेज। इंडिया में अगर देखा जाए 10 डॉक्टर्स एंड 70 नर्सेज हैं 10,000 लोगों के ऊपर में, और अगर ब्राज़ील में देखा जाए तो 17 डॉक्टर्स एंड 40 नर्सेज हैं, यूएस में देखा जाए 39 एंड 120 नर्सेज। तो हेल्थ केयर वर्कर की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है। दूसरा अगर देखेंगे, यहाँ पर एक और बात आती है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उनको नॉलेज नहीं होना, अवेयरनेस नहीं होना हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, वाइल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज एसेंशियल, challenges related to data security, interoperability remain significant। ठीक है, ये भी चीज़ इससे रिलेटेड है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो सॉल्यूशन क्या क्या दिए जा सकते हैं जिससे हेल्थ केयर वर्कफोर्स को इंक्रीज किया जा सके। तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनको इंक्रीज किया जा सकता है, उसमें एडमिशन उसको इंक्रीज किया जाए, जिससे वर्कफोर्स का जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। एक रिटेंशन स्ट्रेटेजी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर बेहतर वर्किंग कंडीशन अपनाएंगे, बेटर सैलरीज देंगे, जॉब सिक्योरिटी देंगे, तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हम रिटेन कर सकते हैं। वरना आप देखेंगे कि हमारे देश से बहुत सारे नर्स एंड डॉक्टर विदेशों में जाकर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्लस में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रूरल हेल्थ नीड को फुलफिल करने में। आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं प्रोफेशनल्स को जो रिटर्न कर रहे हैं, इंडियन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो बाहर चले गए हैं उनको इंडिया में आने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। साथ में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जहां पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल और प्लस में गवर्नमेंट आपस में कोलैबोरेट करेंगे
जहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब चीज़ें क्या करी जाएंगी उसके अंदर में पहुँचाने की कोशिश की जाएंगी। टेलीमेडिसिन, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर रिमोटेस्ट एरिया में, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब जो हेल्थ केयर क्वालिटी वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको क्या कर सकते हैं वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ठीक है, एक और सजेशन इस आर्टिकल में बहुत अच्छा दिया गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है और अडोलसेंट हैं यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जो फर्स्ट 1000 डेज है लाइफ के, प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड के सेकेंड बर्थडे तक, वो बहुत क्रूशियल हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। यहाँ पर सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर्वाइवल प्लस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जिससे वो अर्ली चाइल्डहुड हेल्थ के ऊपर सपोर्ट कर सकें। स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव, उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल एज जो चिल्ड्रन है 6 से लेकर 18, उनके अंदर में भी हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन, सफिशिएंट न्यूट्रिशन हो, मेंटल वेलबींग के ऊपर में, फिजिकल हेल्थ के ऊपर में क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो एक नेशन वाइड हमें हेल्थ प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग के ऊपर में ध्यान दे, न्यूट्रिशन के ऊपर में ध्यान दे और लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के ऊपर में ध्यान दे। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको हमें 2027 तक हमें करना, उसको और ज़्यादा हमें फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनको कैसे ना कैसे करके क्या किया जाए, साइडलाइन किया जाए। हेल्थ केयर पैकेजेस को बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ जो एक्सपेंडिचर है, बजट एलोकेशन, उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर आप कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के अंदर में जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके मुकाबले भी हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो अभी कम है, बजट एलोकेशन। अगर आप देखेंगे जो बजट एलोकेशन हो भी रहा है तो वो ज़्यादातर इंश्योरेंस पर हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने में होना चाहिए। तो ये चीज़ के ऊपर ही फोकस किया जा सकता है। जैसे आप आयुष्मान भारत योजना देखेंगे, अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले रही है, अवेयरनेस ही नहीं है रूरल एरिया में, तो प्रोग्राम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। साथ में स्टेट का पार्टिसिपेशन, आप खुद सोचिए कि कई सारे स्टेट्स ने अभी तक इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया। तो इन चीज़ों के ऊपर में भी काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी इंगेजमेंट न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में देखेंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको हमें ट्रेन करना, जैसे आशा वर्कर हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, उनको जो लगातार कॉन्टिन्यूस ट्रेन करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड सर्विसेज हमें कॉन्टिन्यूसली क्या करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग इसके बारे में देते रहना चाहिए। और लार्ज स्केल पर अगर हमें किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन हो। सेक्टोरल कोलैबोरेशंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, यह मैंने आपको दिखाया। वॉश रिफॉर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इन 3 चीज़ों पे WHO कहता है इन 3 चीज़ों पे अगर हम फोकस कर लें तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो इम्प्रूव अगर हम इनका मैनेजमेंट मॉनिटरिंग करने लग जाए वॉश सर्विसेज का, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें क्या किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में। वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सकती है, वेस्ट वाटर के रीयूज को कैसे इंश्योर किया जाए, ये वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। ठीक है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में आप देखेंगे हमें क्लाइमेट रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जो क्लाइमेट चेंज का वॉश सर्विसेज पे इम्पैक्ट बहुत क्या करे, मिनिमम ही करे। तो ऐसी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर क्या है भाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर करना है तो पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है, यानी कि हेल्थ केयर रिफॉर्म के लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल भी चाहिए। साथ में कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी को एक साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर हैज़ एडवांस्ड इन रिसेंट ईयर, बट अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, वर्कफोर्स, पब्लिक अवेयरनेस। तो इन चैलेंजेस को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी को अपनाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंट से लेकर फिर उसके बाद में स्कूल तक सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। ये एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें कौन कौन सी मतलब चीज़ों को हमें कंज्यूम करना चाहिए क्या है, तो ये छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर में। तो इस आर्टिकल में एम्फेसाइज किया गया कि क्रिटिकल रोल है डाइटरी गाइडलाइंस का, क्योंकि आप देखेंगे न्यूट्रिशन अगर सफिशिएंट नहीं है और प्लस में आपका अगर लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है तो आने वाले समय में जो ये हम कहते हैं ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज
और ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को अगर हमें कम करना है, हमें न्यूट्रिशन को बेहतर करना है, तो हमें जो कहते हैं ना डाइट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो 56.4% जो डिसीज़ बर्डन है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अनहेल्दी डाइट से ही क्या है कनेक्ट होता है। तो इस सेक्शन में हमने 17 डाइटरी गाइडलाइंस को क्या क्या डिज़ाइन किया है, जो बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे वैरायटी ऑफ फूड के ऊपर फोकस करिए, डाइवर्स रेंज ऑफ फूड को कंज्यूम करना चाहिए, वरना हम सब क्या करते हैं एक ही चीज़ को खाते रहते हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्या करिए, प्रायोरिटाइज करिए। क्वालिटी प्रोटीन को करिए जहां पर वेरिड सोर्सेज हो सकते हैं। सप्लीमेंट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑयल्स एंड फैट उनको यूज किया जा सकता है। सॉल्ट एंड शुगर उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है, जिसके कारण में हार्ट अटैक, बीपी जैसी बीमारियां ना हो। आप देखेंगे जो हाई फैट, शुगर, सॉल्ट जिसको HFSS फूड बोलते हैं, उनको हमें कम करने की जरूरत है। हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लिया जाए। फूड सेफ्टी, फूड जो है वो सेफ होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, इसके लिए FSSAI का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुकिंग मेथड, उन मेथड्स को यूज करिए जो प्रिजर्व करे न्यूट्रिएंट्स को, ना कि उनको वेस्ट कर दे। मैटरनल न्यूट्रिशन, हमें जो माँ है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन मदर को देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग, फर्स्ट 6 मंथ में हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को फोकस करना चाहिए। चाइल्ड न्यूट्रिशन, अप्रोप्रिएट डाइट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए चाइल्ड और यंग जो एडोलसेंट है। एल्डरली न्यूट्रिशन, जो बुजुर्ग हो रहे हैं, धीरे धीरे ओल्डर होते जा रहे हैं, उनको भी हमें न्यूट्रिएंट रिच डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज को प्रमोट करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहिए, तभी जाकर हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। फूड लेबल्स, हमें एजुकेट करना चाहिए कि फूड लेबल्स को कैसे पढ़ा जाए और कैसे इन्फॉर्म्ड चॉइस वहाँ से बनाई जाए। तो डाइटरी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जो क्रोनिक डिसीजेज है उनसे भी बच सकते हैं, साथ में आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बच सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कौन कौन से ग्रुप से क्या क्या चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए। तो एक गाइडलाइन कंक्लूड विद ए कॉल फॉर वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी जाकर हम इससे फाइट कर पाएंगे। एक और पॉइंट आता है कि जो प्रेगनेंसी है, प्री प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट प्रेगनेंसी, इन तीनों समय पर महिलाओं की केयर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि महिला की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही दोस्तों जो बच्चा होगा उसके लिए भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो हमें एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो अगर आप देखेंगे 95% मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ इसलिए होती है लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, क्योंकि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होना, जिसके कारण मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम चाइल्ड केयर में मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना चाहते हैं, अगर हम मदर मोर्टेलिटी को कम करना चाहते हैं, तो हमें प्री प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्री प्रेगनेंसी केयर का मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ बिहेवियरल, बायोमेडिकल एंड सोशल इंटरवेंशन की जरूरत, जिससे वुमेन एंटर जब प्रेगनेंसी करें तो ऑप्टिमल अपने हेल्थ के अंदर में हो, जिसके अंदर में हेल्थ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है, जिससे प्रेगनेंसी के समय पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो जाए। प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि कैसे रिस्क को प्रिवेंट किया जा सके, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कोई रिस्क चीज़ ना हो। तो प्री प्रेगनेंसी केयर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नियोनाटल बर्थ डिसऑर्डर बाय एड्रेसिंग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अर्ली असेसमेंट अगर हो जाए तो इंटरवेंशन किया जा सकता है, जिससे फीटल ऑर्गन के डेवलपमेंट को क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके, या फिर मान के चलिए अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर इंटरवेंशन किया जा सके उसके अंदर में। तो पॉलिसी रिकमेंडेड फॉर प्री प्रेगनेंसी केयर, तो अगर आप देखेंगे इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी थ्रू कंटिन्यूस केयर बिफोर प्रेगनेंसी। ऐसे आप देखेंगे IAP के द्वारा जो गाइडलाइंस बाय इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक्स, तो ये गाइडलाइंस जारी करी है, जिसमें 10 डोमेन पे न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक्सरसाइज, जेनेटिक स्क्रीनिंग, मेडिकल कंडीशन। आप खुद सोचिए ना, जब प्रेगनेंसी होती है तो ज़्यादातर महिलाएं वर्कआउट नहीं करती हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करती हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें उनकी तो हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट करिए, बच्चे की हेल्थ के ऊपर में भी इम्पैक्ट करता है। तो आप देखिए जैसे फॉलिक एसिड, ऑल वीमेन सभी को क्या करना चाहिए, फॉलिक एसिड डेली उनको कंज्यूम करना चाहिए एटलीस्ट 4 वीक बिफोर कंसेप्शन। तो यानी सोचिए प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले
इसके ऊपर में काम करना चाहिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना ही चाहिए। न्यूट्रिशन काउंसलिंग, बैलेंस्ड और रिच जो न्यूट्रिएंट में डाइट है उसको कॉन्टिन्यूस लेना चाहिए। आप अगर देखेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर में ध्यान देने की जरूरत, जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस को क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्या करेंगी, ये विमेन की हेल्थ के ऊपर में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगी, साथ में जो बच्चा है, जो पैदा होगा, जो चाइल्ड है, उसकी भी हेल्थ के ऊपर में पॉजिटिव क्या करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसमें कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर प्री प्रेगनेंसी केयर को फोकस किया जा सकता है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, और महिलाओं को अवेयर भी किया जा सकता है कि आप प्रेगनेंसी में जाने से पहले इन चीज़ों का क्या करिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को प्रमोट करने में। अब भाई आप खुद सोचो, अगर सफिशिएंट और न्यूट्रिएंट चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं होंगी तो कंज्यूम कैसे होंगी। तो एग्रीकल्चर बहुत एसेंशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि प्राइमरी सोर्स है न्यूट्रिएंट डेंस फूड का, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप माल न्यूट्रिशन से फाइट कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से फाइट कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड की प्रोडक्शन हो, फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, ये बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आप क्रोनिक इलनेस से, बीमारियों से बच सकते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन जैसे हार्वेस्ट प्लस फोकस है, जहां पर आप स्टेपल राइस और मेज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो, हमारे अंदर में जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उनको रिड्यूस किया जा सके। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिटी, ये टेक्निक क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। इंटीग्रेशन क्या करता है, हेल्प करता है न्यूट्रिशनल एक्सेस, स्पेशली इन रूरल एरिया। आप देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसका मेन फोकस क्या है कि पल्सेस और मिलेट को कैसे प्रमोट किया जाए, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, ये क्या करता है, रीसेलियंस और पूरे साल फूड सिक्योरिटी रहेगी, ये इंश्योर करता है। अगर आप देखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इसीलिए आया कि 800 मिलियन लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स हम प्रोवाइड कर सके, जिससे अंडर न्यूट्रिशन को फाइट किया जा सके। पोषण अभियान, जिसका मेन एम है एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन से इंटीग्रेट करना और न्यूट्रिएंट डेंस जो डाइट है वो क्या करना है, लोगों को पहुंचाना है। आप FSSAI का कैंपेन आप सभी ने पढ़ा ही है, ईट राइट कैंपेन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर में आप परंपरा, अब देखिए अगर खेती के अंदर आप केमिकल का यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के ऊपर में भी इम्पैक्ट करेगा। तो अगर मान के चलिए फूड सेफ्टी की हम बात करें तो केमिकल को रिड्यूस करना, जिसके लिए आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, क्लाइमेट रिसिलिएंट फार्मिंग, ये सब चीज़ें क्या कर सकती है, बहुत हेल्प कर सकती है। और ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सिर्फ हमारी हेल्थ नहीं बल्कि एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में भाई 2100 में 2100 में क्या होगा, फूड सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। जैसे जीरो बजट फार्मिंग, जिसमें आप केमिकल या एक्सटर्नल सोर्सेज ना के बराबर यूज करेंगे, तो फार्मर की इनकम तो इंक्रीज करेंगी, साथ में ही जो केमिकल वगैरह चीजें यूज नहीं होंगी तो ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर में भी क्या करेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। क्लाइमेट रिसिलिएंट प्रैक्टिसेस ऐसी जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैसे पानी कम यूज हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाए जो कम पानी में या फिर थोड़े से सूखे एरिड एरिया में भी क्या किया जा सके, उनको उगाया जा सके। एग्रो इकोलॉजी का यूज किया जाए, क्रॉप रोटेशन, जिससे सॉइल की हेल्थ इंक्रीज हो, फूड सिक्योरिटी भी क्या हो, इंक्रीज हो। बायोफोर्टिफाइड, आप सभी को ध्यान ही होगा, क्रॉप्स के ऊपर बात की जा रही है कि जिससे आयरन रिच पर्ल मिलेट हो गया, जिंक इनरिच राइस हो गया, जिससे आप न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं। मिलेट आपको ध्यान ही होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में हमने 2023 को सेलिब्रेट किया। और जो मिलेट्स का कंजम्पशन है दोस्तों, वो डायबिटीज़ को मैनेज करने में और हार्ट की हेल्थ को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्रीकल्चर अभी भी बहुत न्यूमरस चैलेंजेस को फेस कर रहा है। जैसे सबसे पहली बात तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल का इरोजन हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है, और इसके कारण में आप देखेंगे फूड की अवेलेबिलिटी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर अगर होगा तो क्रॉप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, जिससे फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर हमने बताया, जैसे कि मार्केट का एक्सेस नहीं होना, प्राइस की वॉलेटिलिटी होना, रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वही फार्मर को क्या करता है, लिमिट करता है। तो अभी इसमें क्या सॉल्यूशन दिया जाए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया जा सकता है, जिससे प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ाया जा सके। बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, यील्ड को इंक्रीज कर सकता है।
बायो फोर्टिफिकेशन के ऊपर हमें ध्यान दे सकते हैं कि हम ऐसी क्रॉप को डेवलप करें जो एसेंशियली न्यूट्रिएंट हो, मतलब उनके अंदर में हो, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हम एड्रेस कर सकें। हम रिवाइव कर सकते हैं क्लाइमेट रिसिलिएंट क्रॉप्स को, जो क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हेल्थ मैनेजमेंट इन रूरल इंडिया, जहां पर हेल्थ केयर जो हेल्थ टेक जो स्टार्टअप है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब आप देखिए हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी को अगर आप बेहतर तरीके से यूज करें, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडुकेट है, प्लस में आप जो रिमोट एरिया में गांव में अगर रह रहे हैं तो हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हो जाती है, बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, हाई कॉस्ट है। तो जो हेल्थ टेक स्टार्टअप हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको एक्सेसिबल बना रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं और एफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विसेज बना रहे हैं। जैसे एआई का अगर आप यूज़ करें तो एआई हेल्प कर सकता है 24/7 नॉर्मल जो कॉमन आपके डाउट्स हैं, सिम्टम्स हैं, उनको सॉल्व करने में। तो ये जो रूरल और अर्बन हेल्थ केयर का गैप है उसको फुलफिल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो आप अगर देखेंगे कि जो हम बार बार कहते हैं कि जीडीपी का अगर आप देखेंगे हमें एक्सपेंडिचर करना है जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर है वो कम है, तो अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड पोटेंशियल मार्केट विद इंडियाज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वो आने वाले समय में 2.1% ऑफ जीडीपी होने वाला है। और स्टार्टअप इसमें कई सारे निकल कर आए जो रूरल एरिया पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे आप देखें गवर्नमेंट ने भी वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हेल्थ टेक के स्टार्टअप को सपोर्ट कर, जैसे हेल्थ आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर, डिटेल्ड डाटाबेस है डॉक्टर्स का, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर एक सेंट्रलाइज रेगुलरली अपडेटेड डाटाबेस है हेल्थ केयर फैसिलिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो इन सब डाटा को क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है किसके द्वारा, जो हेल्थ क्या नाम है एंटरप्रेन्योर्स हैं या हेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं और इन डाटा सेट का यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, बेहतर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो लार्जर पॉपुलेशन को क्या करे, हेल्प करे। जैसे आप देखेंगे डिजी क्योर, ये अंकाक्ष टंडन के द्वारा क्या किया गया, इसको फाउंड किया गया और ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, अफोर्डेबल ऑफर्स टेली कंसल्टेशन ₹1 के थ्रू, जहाँ पर सक्षम कार्ड होता है, जिसमें 20,000 लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो ये एक बहुत चीज़ हो सकती है। जैसे आप देखिए क्योर बे, ये ओडिशा में इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टेली मेडिसिन एंड इन पर्सन कंसल्टेशन एट क्लिनिक, और कितने रुपए में, 99 रुपीज़ में। मेंबरशिप प्लान है 399 का। तो इन सब चीज़ों में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आने वाले समय। जो टेक्नोलॉजी के अंदर में जो स्टार्टअप हैं खासतौर पे हेल्थ से रिलेटेड, वो बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की क्या है, आवश्यकता है। चैलेंजेस क्या क्या है, रिसोर्स की बहुत लिमिटेड है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हमें नज़र आता है, प्लस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अगर हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, रूरल एक्सपेंशन किया जाए, तो एक बहुत बड़ी एक क्या में अपॉर्चुनिटी है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन स्टार्टअप्स के लिए। तो एक छोटा सा ये सेशन था हमारा। आई होप आप सभी ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा अक्टूबर मंथ का, जिसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो याद रखिएगा, हेल्थ अगर जिक्र होता है तो आप वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़रूर जिक्र करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप खुद देखिए ना, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ़ क्लिनिक, ये तो लिमिटेड है ही, साथ में अगर जिन क्लिनिक पे आप जाना भी चाहते हैं उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, हमें मैनेज करना है। तो उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। और आप सभी को मैंने बताया कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।